साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चीमा साहब। मेजर साहब, आज आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है और वो ये है कि इंडिया जो है वो अपनी न्यूट्रलिटी किस तरह मेंटेन कर रहा है। एक तरफ जो इंडिया है वो वेस्ट के साथ भी खड़ा है और उसके साथ साथ यूक्रेन के न्यूट्रलिटी भी शो कर रहा है, और उसके साथ साथ आप जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि एक ट्राइपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रही है। एक तरफ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, एक तरफ चाइना और रशिया है, और तीसरी तरफ एक इंडिया है, और एक टर्की भी इस लाइन में आता है। तो इंडिया न्यूट्रलिटी किस तरह मेंटेन कर रहा है, जरा हमारे व्यूअर्स को आज ये समझाएं प्लीज। चीमा साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। चीमा साहब, जो इंडिया न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन कर रहा है, उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब कि इंडिया को न्यूट्रलिटी चाहिए क्यों। व्हाई इज दिस अ रिक्वायरमेंट विद इंडिया? एक एग्जांपल दूंगा, न्यूज सोर्स का, मैगजीन का, मीडिया का। सबसे ज्यादा आप एज अ रीडर ये पसंद करेंगे कि मैं ऐसा न्यूज़पेपर पढूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप पसंद करेंगे मैं ऐसा न्यूज़पेपर पढूं जिससे जो कि जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। वो क्रेडिबिलिटी न्यूट्रलिटी से आती है चीमा साहब। किसी भी मुल्क की न्यूज़पेपर की, मैगजीन की, किसी की भी चीज। आप भी अगर पाकिस्तान में सियासत हो रही है और हम बात करते हैं कि पीटीआई और पीडीएम की पार्टीज वगैरह, हम सबकी बात करते हैं चीमा साहब, तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे कि अगर आपको व्यू लेना है ना, पॉलिटिकल व्यू, आप एक ऐसे बंदे को बुलाओगे जिसको आपको लगेगा कि न्यूट्रल है, जो आपको एक बैलेंस्ड व्यू दे दे, जो ये बोल दे कि साहब ये कि ना मैं इस तरफ का ना मैं इस तरफ का, मैं बीच की बात, फैक्ट बताऊंगा। यही मुल्कों में भी होता है। इंडिया का जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे चीमा साहब, हम लोग बात करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। नो डाउट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, वो चाइना के साथ क्या डील है, क्या, वो बात की बात है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट, इट्स अ गुड आइडिया, दैट नोबडी कैन डाउट इट्स अ गुड आइडिया। अब चीमा साहब, आपका जैसे एक एरिया मिलता है छोटा सा चाइना के साथ, ठीक है ना, तो वहां से जो भी है, जो पाकिस्तान, दैट इट कम्स एंड देन इट गोज टू ऑल द वे टू गवादर। ठीक है चीमा साहब। अब इशू ये है कि भारत की करीब 3,500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है विद चाइना, राइट? और ऐसी भी जगह हैं चाइना के साथ जो कि सेटल्ड बॉर्डर्स हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट में पड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंडिया के पास पैसे भी हैं। आप खुद सोचिए, एज अ पाकिस्तानी एनालिस्ट, आप सोचिए, क्या चाइना ने कभी इंडिया से बात नहीं करी होगी कि आप, हम एक काम करेंगे, आप अपने साइड का बना लो। इंडिया बोलेगा हमें आपकी पैसे की जरूरत नहीं है, आप ट्रेड की बात करो, हम अपने साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, आप बना लो। रेल लिंक्स हमारी ऑलरेडी हैं, ए क्लास, वर्ल्ड क्लास रेल लिंक्स हैं, वर्ल्ड क्लास रोड्स हैं, आप आओ और इंडिया चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाओ। पोर्ट है आपका, आपको पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा कांडला पोर्ट है, हमारे तीन तीन तो पोर्ट है वहां पे पड़े हुए, डीप सी वाटर पोर्ट्स। एक तो अदानी का पोर्ट है कांडला वाला, या पता नहीं क्या नाम है उसका, एक और पोर्ट है। तो यहाँ पूरा अच्छा, ऑयल रिफाइनरी भी है वहां पे, जामनगर की, गुजरात में, रिलायंस की, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरीज इज इन इंडिया। तो देखिए, एक तो कमर्शियल पर्पस है, एक स्ट्रेटेजिक पर्पस है ना। किसी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी एक कमर्शियल पर्पस है, इकोनॉमिक पर्पस है, एक स्ट्रेटेजिक पर्पस है, राइट? तो व्हेन वी से नो टू चाइना, वी आर ऑल्सो सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इतना तो आप मानेंगे चीमा साहब, यू आर सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर रहे हैं। ये प्रेशर झेलना पड़ेगा अगर कोई भी मुल्क न्यूट्रल रहना चाहता है, आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कल अमेरिका ने बोला या चीन ने बोला या लेट से जापान ने बोला, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि जी हमारे पास बड़ा पैसा है, हम 100 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, आप ये। टेस्ला जो है इंडिया में आने को तड़प रहा है कि हम इंडिया में भी, इंडिया ने मना कर दिया, आओगे हमारी शर्तों पे आओगे, वरना मत आओ, चिंता मत करो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो मारुति भी बना रही है, टाटा भी बना रहा है, महिंद्रा भी बना रहा है, हमें टेस्ला से क्यों चाहिए? टेस्ला के दिमाग में ये है कि हम बड़े तीसमार खान है, हम आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमीन पे लेट जाएगी कि टेस्ला आ गया। टेस्ला ऐसा कुछ भी नहीं है, भागो यहां से, निकाल दिया उसको। इट कम्स एट अ कॉस्ट, न्यूट्रलिटी कम्स एट अ कॉस्ट। अच्छा, इंडिया करता कैसे है? इंडिया आज से नहीं कर रहा चीमा साहब, अभी थोड़ा सा क्या है कि इंडिया एग्रेसिवली करने लगा है जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से एग्रेसिव हो गया है इंडिया। लोग ऐसा अज्यूम करते थे कि इंडिया सोवियत ब्लॉक में है, जैसे आज लोग अज्यूम करते हैं कि इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक में है।
इंडिया ना पहले किसी के ब्लॉक में था, ना आज किसी के ब्लॉक में है। इंडिया तब भी नॉन अलाइंड मीट की बात करता था। पहले नॉन अलाइंड नेशंस को लेके इंडिया चलता था। आज भी इंडिया न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री वैल्यू इसी में है। या तो फिर ऐसा मामला बिल्कुल यूरोपियन यूनियन जैसा मामला हो, जहां पे फिर क्योंकि आपकी तारीख, आपका इतिहास ऐसा रहा हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, 1000 साल से लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, फिर बोला कि साहब अभी शांति वांति चाहिए, अमन चाहिए, कोई झगड़ा नहीं करना, चलो मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। ठीक है, तो सब आपस में फिर बोला कि नहीं, वीजा भी हटा दो, ये भी हटा दो, सब कुछ हटा दो, शेंगन का एक वीजा लगा हर एक मुल्क में, आप छोड़ के इंग्लैंड, आप हर एक मुल्क में जाइए, दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो वैसा हो, अगर वैसा नहीं है तो आई थिंक न्यूट्रलिटी इज द बेस्ट बेट। इसलिए इंडिया कर रहा है, प्रेशर इंडिया को बहुत पड़ा है। आपने S-400 का जिक्र करा, S-400 का जबरदस्त प्रेशर आया, कैटसा की बात हुई, यू नो इट बेटर देन मी चीमा साहब, कैटसा की बात हुई कि इंडिया के ऊपर हम ना रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ये कर दो। इंडिया ने बोला लगा दो यार, देखते हैं, लगा दो। चाइना ने बहुत धमकाने की कोशिश करी, तुम अगर ये करोगे तो हम ये कर देंगे। बोला कर दो यार, तुम, देखते हैं क्या करते हैं, हम भी तो देखें ना। ऐसी बात तो नहीं है कि चाइनीज रोटी खाते हैं हम घास खाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। देख लो, कर लो, तो देख लेते हैं फिर क्या हो जाएगा। इंडिया ने बहुत पहले, चीमा साहब, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, इंडिया ने बहुत पहले ना, हमारे हिंदी में कहावत है ना, पेट पे पत्थर बांध के सोना। आई डोंट नो आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं करते। हमें आता है पेट पे पत्थर बांध के सोना। हमारी रिक्वायरमेंट्स कम है एज अ पीपल ना, एज अ पीपल हमारी रिक्वायरमेंट कम है, एज अ मिडिल क्लास हमारी रिक्वायरमेंट कम है। हाँ, एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी, लेकिन कोई ऐसी नहीं कि जिसको किसी को बहुत ज्यादा अय्याशी की आदत होगी कि हमें हर चीज, लार्जर देन लाइफ। लाइफ फॉर अस इज नॉट अ करण जौहर मूवी, कि सब कुछ स्विट्जरलैंड में ही शूटिंग हो, ऐसा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, पंखा खोल लेंगे, वी मैनेज। अच्छा, ये जो आदत है हमारी कि हम मैनेज कर लेंगे, ये जो माइंडसेट है चीमा साहब, इससे क्या हो गया है कि इट हैज हेल्प्ड अस स्टेव ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर। हमने ईरान से तब तेल खरीदा जब दुनिया नहीं खरीद रही थी डर के मारे, और जरूरत नहीं थी भारत को ईरान से तेल खरीदने की, उस समय जरूरत नहीं थी। ठीक है, आज की तारीख में ठीक है, हमें सस्ता तेल मिल रहा है, नो डाउट, नो डाउट हमें सस्ता तेल मिल रहा है। बट इंडिया का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि सिर्फ सस्ता तेल मिल रहा है इससे, ये तो एक बड़ा मकसद है, इसमें कोई शक ही नहीं है चीमा साहब। इतना सस्ता मिलेगा तो कौन मना करेगा? आप ना मैं ना कोई मना नहीं करेगा दुनिया में, इतना सस्ता तेल मिलेगा, एवरीबडी विल बाय इट। The reason is, number one reason is economic. Number two reason is also that India wants to communicate to the United States of America कि बॉस, एक मिनट ठंड रखो, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। अमेरिका ने बोला कि हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट, वो पेट्रियट शेट्रियट जो भी मिसाइल है, हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट दे देते हैं। यहां तक कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई, स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स। इंडिया स्टिल वेंट अहेड एंड बॉट द S-400। इंडिया S-500 भी खरीदेगा। नेगोशिएटिंग पावर जो है अमेरिका के साथ, इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडिया कैन डिफाई अमेरिका एट विल। ये रिवर्स साइकोलॉजी है चीमा साहब। जो आदमी आराम से लेट जाता है, जो आदमी आराम से बात मान लेता है, उसकी इज्जत नहीं होती। चाहे वो आपकी बात ही मान रहा हो, आप ही की बात मान रहा हो चीमा साहब, वो पैर पकड़ ले आपके, चीमा साहब मैं आपको भगवान मानता हूं, वो आपके पैर पकड़ ले, लेकिन आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। जो आपके आंखों में आंखें डालेगा, आप घर पे बैठाएंगे, उसको चाय भी पिलाएंगे। और ये इंडिया के डे वन से पॉलिसी रही है। हम कि IMF आया एक बार, उसके बाद IMF को घुसने नहीं दिया। वी अंडरस्टूड कि हमें अपने ठीक करना, हमारा सिस्टम गड़बड़ है, इकोनॉमिक सिस्टम हमें ठीक करना। एक बार कर कुरा के खत्म करा 90s में, उसके बाद से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इकोनॉमी इज गोइंग फाइन। ऊपर नीचे चढ़ाव उतराव जैसे दुनिया के रहते हैं वैसे हमारे भी रहते हैं। तो ये माइंडसेट एट प्ले है चीमा साहब। अच्छा मेरे साहब, आपने एक बात की, इस न्यूट्रलिटी को समझने के लिए एक और बात मैं समझना चाह रहा हूँ। आपने अपने आंसर में एक बात की कि इंडिया इज एग्रेसिव। बोलो, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड बीइंग एग्रेसिव? क्या लॉजिक है? मतलब क्या आपको, जिस तरह फॉर इंस्टेंस कोई ना तो कोई लंबी चौड़ी जंगें हुई हैं, कि भाई वो बंदे जो हैं वो मरे हों, तो बंदा वो एक जो है वो उसमें होता है, जैसे कोई एक मुल्क कहता है मैंने दूसरे से बदला लेना है। व्हाई इंडिया इज एग्रेसिव? व्हाई इंडिया बिलीव्स कि मुझे एग्रेसिव होना है? क्या इंडिया ये समझता है कि उसका स्टेटस ज्यादा होना चाहिए, वो कम है? क्या इंडिया समझता है कि हमें उस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह किया जाना चाहिए? मतलब क्या है लॉजिक बिहाइंड, सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन पावर, तो इंडिया असर्ट कर रहा है या इंडिया एग्रेसिव हो रहा है?
इसकी लॉजिक क्या है? इंडिया माइंड क्या ये सोसाइटी में लॉजिक है? ये चीज है? ये पॉलिटिकल क्लास में, गवर्नमेंट में, खासतौर पे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये माइंडसेट है, ये है क्या बेसिकली? चीमा साहब, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। बात रामायण की है, तो उससे आपको माइंडसेट समझ में आ जाएगा। तो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता माँ को जब लेने गए थे, तो रावण उनको हर ले गया था, किडनैप करके ले गया था। तो समुद्र के तट पे, यानी कि सी शोर पे वो थे। अब वो पार कैसे करें? वो लंका कैसे जाएं? क्योंकि उस जमाने में ऐसे बड़े शिप्स शायद नहीं होंगे, जो भी है। तो उन्होंने 3 दिन पूजा करी समुद्र की। ही प्रेड टू द गॉड ऑफ द सी कि आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, यानी कि आई रिक्वेस्ट यू, आप हमें रास्ता दीजिए, मैं पार जाना चाहता हूं। 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तीसरे दिन गुस्सा होके उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला, अपनी बो एंड एरो जो कहते हैं, तीर कमान। तो इसके ऊपर एक लिखा है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इसका अर्थ यह है चीमा साहब, इसका मतलब यह है कि विनय यानी कि रिक्वेस्ट, न माने जलद जड़, जो जल है यानी कि पानी है, वो बेवकूफ, रिक्वेस्ट नहीं मानता। गए 3 दिन बीत, ये तो आप समझ गए, 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, गुस्से में श्री राम ने बोला कि भय बिन होए न प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। The core of the messaging of the Indian government is bhai bin hoye na preet. There is no friendship without fear. And this I often explain. If India is talking, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं चीमा साहब, आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया एक्चुअली करेगा। अगर इंडिया किसी दोस्त मुल्क से भी मिलने अगर गया है और डिस्कशन चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि पीछे समुद्र में कहीं ना कहीं आईएनएस अरिहंत है। There is that Indian nuclear submarine somewhere in the international waters. When you negotiate from a position of strength. भय बिन होए न प्रीत, there is no friendship without fear. दोस्त के मन में और दुश्मन के मन में दोनों को यह पता होना चाहिए कि इंडिया कैन कॉज इमेजरेबल हार्म। वो हार्म डिप्लोमेटिक हो सकता है, वो हार्म मिलिट्री हो सकता है, वो हार्म पॉलिटिकल हो सकता है, वो हार्म इकोनॉमिक हो सकता है, लेकिन नेगोशिएट आप तभी करेंगे जब दूसरे को यह पता लग जाएगा कि भारत आपका नुकसान कर सकता है और बहुत भारी नुकसान कर सकता है। ये अक्सर मैं देखता हूं पाकिस्तानी मीडिया में लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि सब मोदी जी की इतनी फॉरेन पॉलिसी क्यों सक्सेसफुल है, जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी क्यों सक्सेसफुल है। हर दूसरे दिन ऐसा डिस्कशन होता है। इमरान खान साहब भी बोलते हैं बड़ी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। बात आजाद फॉरेन पॉलिसी की नहीं है, बात भय बिन होए ना प्रीत की है। ये प्रभु श्री राम की एक जो उनके बारे में कहा गया है, अनेकों किताबों में लिखा गया है, रामायण में लिखा गया है, रामचरितमानस में लिखा है, कहीं कहीं लिखा हुआ है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग्स दैट हैज बीन सेड कि भय बिन होए न प्रीत। आप जब तक फियर प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, और फियर मतलब, मेरा मतलब सिर्फ मिलिट्री फियर नहीं है चीमा साहब कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है मार देंगे, ऐसा कभी किसी इंडियन ने नहीं बोला होगा एट अ पोजिशन ऑफ पावर और पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। बट फियर इज ऑल्सो हिडन। जैसे चाइना का है, दुनिया चीन से डरती है। चाइना ने पिछले 50 साल में कोई जंग ही नहीं लड़ी, एक लड़ी थी वियतनाम से, जिन्होंने पिट गया बुरी तरीके से चीन, लेकिन एक फियर है कि चाइना क्या करेगा। दिस इज व्हाट इंडियन डिप्लोमेसी हैज ब्रॉट टू द टेबल आफ्टर 2014, भय बिन होए न प्रीत। दिस इज द कोर ऑफ व्हाट आई डोंट नो चीमा साहब अगर मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन ये है। मैं समझ रहा हूँ जी। तो दिस इज बेसिकली विद द एग्रेसिवनेस वो आती है। लेकिन इसमें सारी बात है, सिर्फ मिलिट्री पावर तो नहीं है। तो अगर मेरे साहब एक बड़ा एक इसमें एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आपने वो बड़ी इन डेप्थ इसका आंसर दिया है इस चीज का। मतलब जो नेशनल पावर है वो इंडिया फिर किस तरह डिटरमिन कर रहा है? बिकॉज इंडिया क्वाड के मिलिट्री कंपोनेंट में नहीं लेना चाहता। इंडिया डजंट वांट टू गेट इनटू द मिलिट्री कंपोनेंट ऑफ द क्वाड।
और वो वेस्टर्न को वो उसको ऑकस में जाना पड़ा, उनको एक बनाना पड़ा, इंडिया उससे बाहर निकला है। तो इंडिया की क्या फिर नेशनल पावर हम कहते हैं ना डिटर्मिनेंट्स होते हैं पावर के, क्या है? आपकी पॉपुलेशन है, मिलिट्री है, इकोनॉमी है, सोसाइटल सिक्योरिटी है, क्या है जो इंडिया टेबल पे रखता है या बात करता है? जब जाता है बात करता है, जैसे डॉक्टर जयशंकर कहीं जाते हैं तो बात करते हैं, बिकॉज़ मिलिटरीली तो आप एंगेज नहीं कर रहे हैं। आपने वो एक रखा हुआ है उसको एज़ ए डिटरेंस के तौर पे तो रखा हुआ है। सो नेशनल पार्क क्या है? मतलब व्हेन यू सिट ऑन द टेबल, सो एक तरफ बात होती है जी हम जी 150 करोड़ का देश हैं, जी हम तो आप क्या समझते हैं ये जो आबादी है, इज दिस जो फैक्टर है जो अगले बंदे को डराने के लिए है कि भाई हमारे पास इतना बड़ा, जैसे मैं देख रहा था इन परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब परचेजिंग पावर जो होती है इसमें। तो आप फिर कैसे पावर को, जो नेशनल पावर है इंडिया, उसको किस तरह डिटरमिन कहता है कि दूसरे को बताए जी कि मैं ताकतवर हूं या मैं पावरफुल हूं या मेरे पास ये है? चीमा साहब, उसमें मिलिट्री पावर का इतना ज्यादा ऑन द फेस ऑफ इट रोल नहीं है, ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि भारत खुद कहता है, एक्सेप्ट फॉर वन और टू इंसिडेंसेस चीमा साहब, भारत ने हर समय मेंटेन करा है कि हमारी जो फौज है वो नॉन एक्सपेडिशनरी है। हाँ ठीक है, ऑपरेशन पवन हुआ था श्रीलंका में, मालदीव्स में हुआ था, ये सब ठीक है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस। पाकिस्तानी फौज भी जाती है यूनाइटेड नेशंस यूएन पीस कीपिंग फोर्स, हमारी फौज भी जाती है। तो नेशनल पावर प्रोफाइल जो है उसमें फौज का एक बहुत अहम हिस्सा है। बट व्हेन वी टॉक टू अदर कंट्रीज, जब हम बाहर जाते हैं किसी और मुल्क में बात करने के लिए, तो फौज का प्रोजेक्शन इट इज अंडरस्टूड। ये अब मैं कैसे बताऊं कि चीमा साहब, ये अंडरस्टूड है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पीछे तलवार है, हमारे पीछे 13 लाख लोग खड़े हैं, 15 लाख की फौज है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, हमारे पास वी हैव एन एरे ऑफ वर्ल्ड क्लास वेपनरी। दिस इज इम्प्लाइड, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज कि हम बोले कि नहीं साहब ये हमने किसी को थ्रेटन करा है। पहली चीज, मुझे लगता है कि जब कश्मीर का मसला शुरू हुआ था चीमा साहब, कश्मीर का मसला क्यों शुरू हुआ था? Many a time I have thought from the Pakistani perspective. जन जियाउलक थे उस समय पाकिस्तान में, ऑपरेशन टोपैक लॉन्च हुआ, कश्मीर में लोग आए, टेररिज्म फैला शुरू से। चीमा साहब, ऐसा है कि उस जमाने में इंडिया ऑपरेशन पवन से निकल रहा था श्रीलंका में, और हमारी बड़ी सारी कैजुअलिटीज हुई थी ऑपरेशन पवन। इट वाज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर इंडिया। कोई भी किसी और मुल्क में जाएगा उसके लिए प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा नहीं, ये इतिहास गवाह है। हमारी गवर्नमेंट्स कुछ ऐसी थी उस समय कि एक के बाद एक हमारी कोalition गवर्नमेंट्स थी, वो गिर रही थी, यहाँ से लोग हट के वहां चले जाते थे, ये चले जाते थे, वो चले जाते थे। तो ये जिसमें अभी इमरान खान साहब बड़ा कंप्लेन करते हैं कि जी हट गए बंदे, वो हमारा हो चुका कई बार पहले। अटल जी की फेमस स्पीच आपने सुनी होगी। एट दैट टाइम इंडिया वॉज पॉलिटिकली अनसेटल्ड, ठीक है चीमा साहब, इंडिया वॉज इकोनॉमिकली अनसेटल्ड चीमा साहब। जब हम IMF के प्रोग्राम में गए थे अर्ली 90s में, इंडिया वॉज इकोनॉमिकली अनसेटल्ड। तो आप देखिए, मिलिट्री अनसेटल्ड, politically unsettled, financially unsettled. This was actually the right time for General Zia to do it. So he did it because एक मूवमेंट होती है ना, ऑपरचून मूवमेंट, उनके लिए ऑपरचून मूवमेंट थी, उन्होंने मौके का फायदा उठा के कर लिया। और जाहिर सी बात है, कोई भी एनिमी कमांडर होता करता ये बात जो उन्होंने करी, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक करी जो उनको ठीक लगा। अब चीमा साहब, हुआ ये कि आफ्टर दैट व्हेन नरेंद्र मोदी जी केम टू पावर, राइट, ही केम टू पावर विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। एंड इंडिया में जैसे जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती गई, क्योंकि यू कैन नॉट हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप इंडिया का जो राइज देखेंगे वो 90s में शुरू हो गया था, बट वो धीरे 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 चल रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। जब से मोदी जी आए हैं, इट हैज टेकन ऑफ लाइक अ रॉकेट। उसका सिंपल रीजन ये है कि मोदी जी हैज गिवन इंडिया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे दी, लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, राज्यसभा में भी बड़े अच्छे उनके वो हैं, तो टुमारो इफ दे वांट टू पास अ बिल, दे कैन पास अ बिल। इलेक्शंस आल्सो दे हैव बीन विनिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, पूरे चुनाव जीत रहे हैं इंडिया में वो। तो यहां से हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आ गई। उसके साथ साथ इकोनॉमिक, व्हेन यू सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीपल वांट टू इन्वेस्ट, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट आ गए। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है, ये मनमोहन सिंह साहब के टाइम से है। ये ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा 2014 से इंडिया, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम से है ये।
लेकिन 2014 के बाद इंडिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने ना स्टेरॉइड्स लगा दिए। इट स्टार्टेड रनिंग डे एंड नाइट। मोदी जी को खुद इंसोम्निया है, सोते होते हैं नहीं, वो 3-4 घंटे की उनकी टोटल नींद है। उनकी पूरी कैबिनेट वैसी है। मैं तो मिल चुका हूँ एक दो लोगों से, खुद नहीं सोते, दे आर लाइक दैट ओनली। कम खाने वाले, कम सोने वाले, ये ऐसे ही लगे रहते हैं। तो इन्होंने इंडिया को फिर वैसे ही चलाना शुरू कर दिया। इंडिया भी वैसे इट वाज रेडी एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो हमारे साथ काफी चीजें हैं दैट वी ब्रिंग टू द टेबल, एंड आवर मिलिट्री पावर इज इम्प्लाइड, चीमा साहब, एवरीबडी नोज इज देयर, सो वी डोंट हैव टू थ्रेटन। लोगों को पता है, लोगों के पता है इनके तरकश में कितने तीर हैं, तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि हम तुम्हें ये कर देंगे वरना तुम, नॉट इट, पीपल नो व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ। चुप है, आर्मी चुपचाप पीछे बैठी है, जिस दिन करना होगा उस दिन फौज कर देगी, नो ड्रामा नथिंग, फौज बैठी है आराम से, अपना काम कर रही है। अच्छा, डिप्लोमेसी, इसीलिए किसी बड़े सियाने बंदे ने कहा था, आई डोंट दिस थिंग दैट योर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, योर फॉरेन मिनिस्टर, has to be a career diplomat. He can't be a politician. ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि सुषमा जी ने बहुत अच्छा काम करा, गॉड ब्लेस हर सोल, शी इज नो मोर, बट सुषमा जी जैसे रेयर होते हैं लोग। सुषमा जी वाज नॉट द रूल, शी वाज एन एक्सेप्शन, शी वाज एन एक्सेप्शन। सुषमा जी के जाने के बाद दे पिक्ड डॉक्टर जयशंकर, एंड डॉक्टर जयशंकर हैज डन ग्रेट ड्यूटी टू इंडिया। उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से करी है। और ये है, तो व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल एक्चुअली इज नंबर वन, व्हाट पीपल सी। अक्सर ऐसा लगता है, मैं देखता हूं पाकिस्तानी डिबेट्स, कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए वो सच्चाइयां हैं, वो ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की होने वाली है। बट व्हाट पीपल सी इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, दे सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया। हम यहां पे पैसा लगाएंगे तो 2 रुपए का 4 रुपए बनेगा, एंड इट ऑल कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। It all comes from political stability in India. It all comes from a vibrant economy, which is the result of political stability and the right policies. It comes from a strong military, but above all, it comes from a strong leader with 130 crore people standing behind his back. ये जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस है ना, कि जो बाइडेन को भी हाथ मार दिया और इसको भी हाथ मार दिया, आपने देखा होगा वो वीडियो, फ्रांस के उससे प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पुराने यार होंगे कहीं के मिले हुए। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट 130 करोड़ बंदे मेरे पीछे खड़े हुए हैं। कल मेरे पीछे खड़े हो जाए 130 करोड़, छलांगे मार दूं कहीं पे, तो होता है, इट्स नेचुरल, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। अच्छा, मेरे साहब, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ तो एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन की, लेकिन हाउ कम इंडिया गॉट क्लोजर विद द मुस्लिम वर्ल्ड? कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो है वो एक जैसे फॉर एग्जांपल यूएई के साथ भी हो गए, सऊदीज के साथ भी हो गए, ईरानियों के साथ भी हो गए, एंड देन फिर इनके सबसे बड़े दुश्मन इसराइल के साथ भी हो गए। एंड तो ये जो चीज है, हाउ कम इंडिया थॉट दैट वी नीड टू गेट क्लोजर विद द अरब्स, बिकॉज लार्जली इंडिया जो है, जैसे फॉर इंस्टेंस आप देखो 75 साल तारीख में कभी कोई इंडियन आर्मी चीफ सऊदी अरब नहीं गया था, ठीक है। इसी तरह यूएई के साथ भी एक डिस्टेंस था। तो ये जो व्हाट ब्रॉट इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट एंड पर्टिकुलरली द अरब्स टुगेदर, और देन फिर इनके आपस में अरब्स के भी प्रॉब्लम है, और फिर इनके अरब्स के पर्शियंस के साथ प्रॉब्लम है, और फिर पर्शियंस के इजराइलीज के साथ प्रॉब्लम है, और अरब्स इजरायली प्रॉब्लम भी है, बट इंडिया इज क्लोजर विद ऑल ऑफ देम। सो व्हाट इज द, ये रेसिपी क्या है to be with everyone in the Middle East even? चीमा साहब, ये रेसिपी तो मुझे लगता है मोदी जी और जयशंकर साहब के पास ही, मुझे तो नहीं पता क्या करते हैं ये दोनों, आई डोंट नो। बट मेरा खुद का एक एनालिसिस है जो मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ चीमा साहब। चीमा साहब, ऐसा है ना कि फॉर वेरी लॉन्ग ना, काफी समय के लिए मुस्लिम वर्ल्ड हमारे खिलाफ था। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेके मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट कर रखा था। इंडिया में हर समय ये लग रहा था कि यार अगर हमने इजराइल को वो कर लिया, मतलब इजराइल के साथ रिकॉग्नाइज तो पहले कर लिया था इजराइल को, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी के आने के बाद रिकॉग्नाइज पहले से हो रखा था, लेकिन अगर हम ज्यादा उठेंगे बैठेंगे इजराइल के साथ तो भारतीय मुसलमानों को बुरा लगेगा। ये पहले से था कि उनको बुरा लगेगा। मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला क्यों बुरा लगेगा भाई, क्यों, क्या मामला क्या है? पैलेस्टीन का मामला है, पैलेस्टीन से हमारा क्या लेना देना, हम दोनों से दोस्ती करो। वो चले गए। अच्छा, यहाँ पे इंडिया को किसी को
तो एक दिमाग में बात थी कांग्रेस पार्टी की और बाकी लोगों की, यार ये कर देंगे तो इसको बुरा लगेगा। मोदी ने बोला क्यों बुरा लगेगा यार, इसका लॉजिक क्या है कि इंडिया के मुसलमानों को बुरा लगेगा अगर हम इसराइल के क्लोज आएंगे तो, और किसी को भी क्यों बुरा लगेगा। उन्होंने करा, इंडियन मुस्लिम्स ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है मोदी जी आप जो करना है करो, हमें क्या लेने देना इसराइल से, कहानी खत्म हो गई। बात यह है कि टू डिनाई पाकिस्तान द लेवरेज, नंबर वन देखिए हम उनके बहुत बड़े कस्टमर हैं, अगर हम उनके कस्टमर हैं और अगर हम अरबों डॉलर का तेल खरीद रहे हैं तो नंबर वन दे शुड ट्रीट अस लाइक कस्टमर्स। हम जाएंगे तो भाई चाय वाय पूछेगा नहीं पूछेगा, कोई को बैठाएगा चाय पूछेगा कुछ मंगाएगा खाने पीने के लिए, नॉर्मल सी बात है, हम पैसे दे रहे हैं उनको, वी आर गिविंग दम मनी, सो लेवरेज ऑन दिस गिविंग दम मनी एंड वी डोंट सी दम फ्रॉम द लेंस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। ये तो मुझे पूरी चीमा साहब आज मैं बोल दूं, मुझे ये ओआईसी वाली बातें समझ में नहीं आती, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, क्यों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, क्रिश्चियन कोऑपरेशन, बुद्धिस्ट कोऑपरेशन, ऐसे तो दुनिया तो सेक्युलर है ना चीमा साहब, इन द सेंस दैट डिसीजंस आर मेड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सो हमने बोला कि ये जो चीज है ना इसको अलग करते हैं हम रिलेशंस में अपने। तो जब हमने अलग करा तो हमें देखा कि अरब वर्ल्ड से भी रेसिप्रोकेशन बहुत बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है साहब वी एग्री विथ यू कि मजहब अपने घर के अंदर रखो, आप पूजा करो हम नमाज पढ़ेंगे, हमें कोई इशू नहीं, आप आओ बैठ के आराम से, लेट्स फ्रेंड लेट्स टॉक बिजनेस। एंड जैसे जैसे इंडिया में ये सब ऑल हैपेंड विथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया चीमा साहब। मैं बता रहा हूं अगर ये गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट होती ना और हर दूसरे दिन कोई खड़का रहा होता कि जी मैं हटा लूंगा और ये कर दूंगा, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर कोई भी होते, मोदी जी कोई भी होते, उनका दिमाग यही रहता कि यार मैं अपनी सरकार कैसे बचाऊं, ये नेचुरल सी बात है कि यार आज ये हो गया। मोदी जी को इन सब चीजों की फिक्र नहीं है, ही इज गॉट वेरी वेरी केपेबल मिनिस्टर्स, आप डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर रोड देखते हैं, सब कुछ बढ़िया बंदे हैं। जयशंकर साहब सुपरस्टार हैं, इज अ रॉक स्टार। तो ये उन्होंने टीम खड़ी कर दी, देन ही स्टार्टेड फोकसिंग। तो सबसे बड़ी जो चीज जो हम लोग ला रहे हैं ऑन द टेबल, वी आर सेइंग दैट इंडिया इज अ पॉलिटिकली स्टेबल स्टेट, ये चाबी ये है। तो मुस्लिम स्टेट्स को भी हमने ये बोला कि इंडिया इज अ पॉलिटिकली स्टेबल स्टेट, एंड मुस्लिम स्टेट्स बिकॉज दे हैड द बैड एक्सपीरियंस ऑफ अरब स्प्रिंग, they love politically stable thing, but they themselves want to be politically stable। दूसरा इंडिया उनसे तेल खरीद रहा है, तीसरा हमने बोला कि यार मजहब के लेंस से क्यों देखना है, और तो उन्होंने अबू धाबी में मंदिर चंदिर बनवाया वहां पे, आपको पता ही होगा, 1-2 साल पहले की खबर है, मंदिर मंदिर बनवाया। तो वी सेड, और मैंने देखा कि काफी पाकिस्तानी मीडिया में काफी लोग वो एंकर्स थे वो कह रहे थे यार ये तो धोखा दे दिया उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को। इस्लामिक वर्ल्ड नहीं, ये धंधे की बात है, और मोदी साहब वैसे ही गुजरात के हैं, ठीक है, उन्होंने बोला लड़ाई झगड़ा क्यों करना हो, केम छो मजामा, लेट्स टॉक बिजनेस। उन्होंने सबको काम पे लगा दिया, सब काम पे लगे हैं, एवरीबडी इज मेकिंग मनी, दैट इज द आइडिया दैट कंट्री शुड डू। कंट्री शुड एसेंशियली, आप देखिए ना फौज है, कुछ भी अच्छी मतलब, एवरीथिंग रिक्वायर्स कैश, ये बात हमें बुरी लगे बोलने के लिए, लेकिन एवरी सिंगल थिंग रिक्वायर्स मनी। मैंने यहाँ से बाजार जाना है, मुझे उसके लिए पैसे, मैं कुछ ना खरीदूं, सिर्फ बाजार जाके वापस आऊं, मेरे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे आज की तारीख में, कुछ ना खरीदूं मैं, और पार्किंग ही वहां पे 50-100 रुपए की है, तेल का आना जाने का समय खर्च होता है, फॉर एवरी एक्शन यू रिक्वायर मनी, एंड दिस मनी इज कमिंग आउट ऑफ द इकोनॉमी। तो दैट इज व्हाट दे गिव द वर्ल्ड, एंड व्हिच इज व्हाई मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी ठीक हो गया हमारा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेहर साहब। ये ऑब्वियसली बड़ी इम्पोर्टेंट ये ट्रांजिशन है जिसे मैंने शुरू में कहा था, ट्राइपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रही है। इसको हम अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये सेमी पेरिफेरीज हैं, ये इंडिया हो गया, टर्की हो गया, सऊदी अरेबिया, बिकॉज दे डोंट गेट इनटू द मिलिट्री अलायंसेस, ये इंडिपेंडेंट है, ये इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, देन सिक्योरिटी वाइज टू सम एक्सटेंट ये जो है वो ऑटोनॉमी होती है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी नेसेसरी टू सी एंड टू रीड, बिकॉज इसमें सारी मुश्किल में है, अमेरिकन भी मुश्किल में है, वेस्ट सारा मुश्किल में है कि इंडिया को जो है ना वो घेर घार के जिस तरह वो G7 में ले गए कि बिठा लिया यार इसको, मोदी को पास रखो, ये कहीं स्लिप ना कर जाए। तो मतलब इट लुक्स फ्रॉम देयर लेंस कि वो क्या सोच रहे हैं। इंडोनेशिया को बुला लिया वहां पे कि भाई इनको शामिल करो ताकि ये हमारे ग्रुप जो, क्योंकि मर्ज कर रहे हैं ना एक चीज, तो ये हमारे ब्लॉक का इशारा है कि दूसरे ब्लॉक में ना चले जाए। तो कल को जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 36% लोग जो है वो सैंक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, और रशिया, बाकी सारी दुनिया तो वैसे ही लगी हुई है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच मेरे साहब फॉर योर थैंक यू टाइम सो मच, एंड फॉर योर थैंक वैल्यूएबल यू सो मच, कमेंट्स। थैंक यू सो मच।